तो वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू द न्यू लेक्चर जिसका नाम है एनल फिशर एंड इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ये दो छोटे छोटे टॉपिक है जिनको हम एक ही क्लास के अंदर कंप्लीट कर देंगे। सबसे पहले बात करते हैं एनल फिशर। तो ये देखिए, आपको दिख रहा है एक एनल कैनाल दिख रहा है जिसके अंदर फिशर हो गया है। फिशर का मतलब म्यूकोजल लाइन के अंदर टीयरिंग हो जाना यानी रप्चर हो जाना। ठीक है, म्यूकोजल लाइन रप्चर हो गई ड्यू टू एनी स्ट्रेन, ड्यू टू एनी प्रेशर, ड्यू टू एनी ऑफ द कोजेस, तो वो है आपका एनल फिशर। ठीक है, इससे होएगा क्या, जब पेशेंट स्टूल पास करेगा, जब पेशेंट सिटिंग करेगा, उस टाइम पे पेशेंट को डिस्कम्फर्ट, पेन फील होएगा। ये होता है आपका एनल फिशर। तो बात करते हैं एनल फिशर के अंदर। देखिए एनल फिशर क्या है, इट इज द स्मॉल tearing, it is a small tearing in the mucosal lining in the mucosal lining in the mucosal lining of anus। ठीक है, इमेज के अंदर देखिए भाई, ये एनस है। ठीक है, एनस का एक एनल कैनाल है। यहाँ पे क्या है, म्यूकोजल लाइनिंग के अंदर थोड़ी सी टीयरिंग हो गई, थोड़ा सा रप्चर हो गया, वो होता है एनल फिशर। बस इतना सा है। अब बात करते हैं एनल फिशर के कोजेस के बारे में। अब बात करते हैं ईटियोलॉजी। ईटियोलॉजी ऑफ एनल फिशर। तो ईटियोलॉजी देखिए, ईटियोलॉजी कुछ नहीं है भाई, हर वो रीजन जिसकी वजह से एनस एरिया के अंदर प्रेशर पड़ता है, स्ट्रेन पड़ता है, वो सभी कोज हो सकते हैं एनल फिशर के। जैसे कोई पेशेंट पास कर रहा है लंबे टाइम तक हार्ड स्टूल, ड्राई स्टूल, ठीक है, किसी को है क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, तो सबसे पहले ईटियोलॉजी में लिखेंगे पासिंग ऑफ हार्ड और लार्ज स्टूल, हार्ड एंड लार्ज स्टूल। अगर कोई पर्सन हार्ड स्टूल और लार्ज स्टूल पास करता है तो उससे क्या हो जाता है, एनस एरिया के अंदर प्रेशर पड़ता है, स्ट्रेनिंग होती है, जिससे कई बारी म्यूकोजल एरिया रप्चर हो जाता है। ठीक है, सेकंड एक्सेसिव स्ट्रेनिंग। एक्सेसिव स्ट्रेनिंग ड्यू टू कॉन्स्टिपेशन, ड्यू टू क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन। किसी को क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है तो कॉन्स्टिपेशन में स्टूल पास करने के लिए पेशेंट को बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है। ठीक है, तो उसकी वजह से ज़्यादा प्रेशर लगाने की वजह से कई बारी म्यूकोजल एरिया रप्चर हो जाता है, जिससे एनल फिशर फॉर्म हो जाते हैं। ओके, एक्सेसिव स्ट्रेन। उसके बाद कोई पर्सन लेता है बहुत ज़्यादा लेग्जेटिव एब्यूज करता है। ठीक है, उससे भी एनल फिशर होने का रिस्क बढ़ता है। ठीक है, कोई फीमेल जो है मल्टी ग्रेविडा और बार बार ही नॉर्मल डिलीवरी कर रही है, तो नॉर्मल डिलीवरी में अपने को पता है रेक्टल म्यूकोजा कई बार रप्चर हो जाता है, या आपने गायनी में पढ़ा होगा। ठीक है, स्ट्रेनिंग ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ के टाइम पे स्ट्रेनिंग होना। ठीक है, और उसके बाद बात करते हैं, एक डिजीज होती है जो हम आगे पढ़ेंगे, वो है इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, आईबीएस नहीं आईबीडी सॉरी, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज। इसके अंदर दो डिजीज हम पढ़ेंगे, एक क्रॉन्स डिजीज, एक अल्सरेटिव कोलाइटिस, जो हमें बाद में पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसके बारे में। उसके बाद
अब बात करते हैं इसको डायग्नोस कैसे करेंगे। ठीक है, तो डायग्नोस करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है एक ही, फिजिकल एग्जामिनेशन कर लेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन में अपने को रेक्टम को और एनएस को विजुलाइज करना है वाया प्रोक्टोस्कोप। ठीक है, तो प्रोक्टोस्कोप से हम विजुलाइज करते हैं। अपने को पता है नी चेस्ट पोजीशन, पेशेंट को नी चेस्ट पोजीशन में रखेंगे, उसके बाद हम प्रोक्टोस्कोप इंसर्ट करेंगे और विजुलाइज कर लेंगे। ठीक है, तो डायग्नोस में लिखेंगे प्रोक्टोस्कोपी, प्रोक्टोस्कोपी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स की। क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं एनल फीसर के अंदर। क्लिनिकल फीचर्स यानी साइन एंड सिम्टम्स। तो देखो भाई, पेशेंट के एनल एरिया के अंदर रप्चर हो रहा है, टीयरिंग हो रही है, तो पेशेंट को भाई डिस्कम्फर्ट होएगा, पेन होएगा। ठीक है, अब नॉर्मल सेंसेशन होएगी। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे पेनफुल डेफिकेशन। जब पेशेंट स्टूल पास करेगा तो उस टाइम पे पेशेंट को पेन होएगा। ठीक है, कब होएगा? ड्यूरिंग, सबसे पहले तो ड्यूरिंग होएगा, स्टूल पास करने के दौरान, एंड आफ्टर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर बाउल मूवमेंट। ड्यूरिंग एंड आफ्टर बाउल मूवमेंट। और ये पेन कंटिन्यू अप टू सेवरल आवर्स। may continue up to several hours। ठीक है, सबसे पहला साइन। उसके बाद पेशेंट को हो सकती है ब्लीडिंग, क्योंकि भाई म्यूकोजल एरिया रप्चर हो गया तो नीचे सब म्यूकोजल एरिया एक्सपोज्ड है। तो जब भी पेशेंट ज़्यादा प्रेशर लगाएगा, ज़्यादा स्ट्रेनिंग करेगा, तो उस टाइम पे ब्लीडिंग हो सकती है। ठीक है, ब्लीडिंग। और यहाँ पे एनस एरिया के अंदर ब्लीड है, तो इस ब्लीड का कलर कैसा होगा? ब्राइट रेड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल फ्रेश ब्लड निकलेगा। ठीक है, ब्राइट रेड। ठीक है, और पेशेंट को बर्निंग सेंसेशन होएगी। पेशेंट के अंदर बर्निंग सेंसेशन होएगी। ठीक है, ये सभी क्लिनिकल फीचर अपने को देखने को मिलेंगे, या डिस्कम्फर्ट कह लो, डिस्कम्फर्ट इन सिटिंग। बस बहुत है, इतने क्लिनिकल फीचर्स। ठीक है, अब बात करते हैं इसका मैनेजमेंट। तो अपने को भाई कुछ नहीं, बस सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करना है भाई। पेशेंट को लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना है, कुछ अपने को ज़्यादा सर्जिकली या फार्मा मैनेजमेंट करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। ठीक है, रप्चर हुआ है, थोड़े टाइम के बाद हील भी हो जाएगा। बस अपने को क्या है, पॉजिटिव फैक्टर्स को पेशेंट के लाइफस्टाइल से हटाना है। ठीक है, तो क्या करना है? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के अंदर अपने को सबसे पहले भाई पेशेंट को बोले तू एक तो काम कर, हाई फाइबर डाइट ले। ठीक है, हाई फाइबर डाइट लेगा तो पेशेंट का कॉन्स्टिपेशन रिलीव होएगा, कॉन्स्टिपेशन दूर होएगा। कॉन्स्टिपेशन दूर होएगा तो भाई ये जो फिशर हुआ है इसके अंदर स्ट्रेनिंग कम होएगी, प्रेशर कम होएगा। ठीक है, पेशेंट को कहे भाई फ्लूइड इनटेक राइज कर, ताकि तेरे को कॉन्स्टिपेशन, इंक्रीज फ्लूइड इनटेक। ठीक है, ताकि तेरे को कॉन्स्टिपेशन ना हो। ठीक है, फ्लूइड इनटेक इंक्रीज कर दिया पेशेंट का। और हम क्या कर सकते हैं? हम पेशेंट को ड्रग दे सकते हैं। लो जी, फार्मा की भी थोड़ी सी बात कर ही लेते हैं। पेशेंट को दो स्टूल सॉफ्टनर, ताकि स्टूल है पेशेंट का सॉफ्ट होए। अगर हार्ड होएगा तो पेशेंट को जब स्टूल पास होएगा तो ज़्यादा पेन होएगा, ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन होएगी, इसलिए हम स्टूल सॉफ्टनर दे देंगे। ठीक है, पेशेंट को हम दे सकते हैं लैक्सेटिव्स। लैक्सेटिव जैसे भाई अपने को लैक्टोलोज पता ही है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम पेशेंट को दे सकते हैं, इनफ है। ठीक है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर लो, बस लो जी, लिख लो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करो। ठीक है, बस इनफ है। अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम।
इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। देखिए, अब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम क्या होता है। देखो, आपकी ड्यूटी एक ऐसे वार्ड के अंदर है, ओपीडी के अंदर है आपकी ड्यूटी। आपके पास कोई एक पेशेंट आता है, भागा भागा भागा, सर सर, बोले कि हाँ जी बोलिए बच्चे, क्या हो गया भाई। तो वो कहता है कि सर मेरे को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, पिछले 2 हफ्ते से मेरा कॉन्स्टिपेशन ठीक ही नहीं हो रहा है। तो आप कहोगे हाँ भाई बात तो आपकी सही है, और काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन है, 2 हफ्ते से कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। तो आप उसको कुछ ड्रग्स दे दोगे, जैसे लोप्रामाइड वगैरह नहीं, जैसे कोई भी ड्रग दे दी, लैक्सेटिव दे दिया सपोज करो, ठीक है, हमने उसको ड्रग प्रेस्क्राइब कर दी और वो चला गया। फिर उसके बाद पेशेंट 1 हफ्ते बाद फिर भागा भाग आता है, सर जो आपने दवाई दी थी वो बहुत बढ़िया थी, बहुत अच्छा उसने अपना काम किया, लेकिन क्या हुआ, अब जो मेरे मोशन स्टार्ट हुए ना वो रुक ही नहीं रहे। बोले कि क्या हो गया, बोले कि अब मेरे को डायरिया हो गया और ये डायरिया रुक ही नहीं रहा है। तो फिर उसको डायरिया के लिए एंटी डायरियल ड्रग्स दे दोगे। फिर पेशेंट 4-5 दिन फिर भागा भागा आपके पास आ रहा है कि सर अब मेरे को कॉन्स्टिपेशन हो गया। यानी पेशेंट अल्टरनेट आपके पास आ रहा है, कभी डायरिया की कंप्लेन लेके आ रहा है, कभी कॉन्स्टिपेशन की कंप्लेन लेके आ रहा है। फिर आप फ्रस्ट्रेट हो गए, बोला आ जा भाई चल तेरे सारे टेस्ट करते हैं। आप करोगे भाई, उसका सारा टेस्ट कर दोगे, सीबीसी कर लोगे, यूएसजी कर लोगे, एलएफटी कर लोगे, आप उसकी कोलोनोस्कोपी कर लोगे, प्रोक्टोस्कोपी कर लोगे, सब कुछ नॉर्मल आएगा। कोई भी पैथोलॉजिकल, कोई भी फिजियोलॉजिकल चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। बस पेशेंट फिर भी कहेगा जी मैं तो मर गया, मेरे को तो कदे कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, कदे डायरिया हो रहा है। ठीक है, इस कंडीशन को हम कहते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ठीक है, इसके अंदर जब हम और फर्दर इन्वेस्टिगेट करेंगे तो अपने को पता चलेगा इसके 2 मेन कारण हैं। सबसे पहला तो है साइकोलॉजिकल कारण। जब भी पेशेंट को एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, मूड स्विंग वगैरह कुछ भी ऐसी चीज होती है ना, तो पेशेंट की बाउल मूवमेंट चेंज हो जाती है। सेकंड, आपको मिलेगा ईटिंग हैबिट्स से रिलेटेड। ठीक है, आपको मिलेगा एक कोज फूड सेंसिटिविटी। पेशेंट के कुछ ऐसा स्पेसिफिक फूड खाता है, सपोज करो कोई गेहूं खा लिया, चावल खा लिया, या कोई वेजिटेबल खा ली, जिससे क्या हो रहा है, ये सारे सिम्टम ट्रिगर्स हो रहे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से पेशेंट को कभी डायरिया हो रहा है, कभी कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। यानी एक तो ईटिंग प्रॉब्लम मिलेगी आपको, एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम मिलेगी, जिसकी वजह से ये सारे सिम्टम प्रोवोक हो रहे हैं। तो मैनेजमेंट भी यही है कि इन सिम्टम्स को रोका जाए, पेशेंट को साइकोलॉजिकली सपोर्ट दिया जाए, कुछ जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी के को अपने को ठीक करा जाए, उन फूड्स को अवॉइड करा जाए जिसकी वजह से ये सारी कंडीशन क्रिएट हो रही है। ठीक है, तो ये था आपका इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ठीक है, इसके अंदर लिखेंगे IBS इज ए फंक्शनल बाउल डिसऑर्डर जो IBS है एक फंक्शनल बाउल डिसऑर्डर है। ठीक है, विच इज करेक्टराइज्ड बाय which is characterized by abdominal pain, ठीक है, एब्डोमिनल के पेन, डिस्कम्फर्ट, एब्डोमेन का पेन, डिस्कम्फर्ट, अल्टर बाउल हैबिट, कभी डायरिया, कभी कॉन्स्टिपेशन, यानी अल्टर बाउल हैबिट। पेशेंट के अंदर होगा अल्टर बाउल हैबिट इन absence ऑफ any detectable structural abnormality।
इन absence ऑफ एनी डिटेक्टेबल स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी। आईबीएस क्या है? एक फंक्शनल बाउल डिसऑर्डर है जिसके अंदर क्या देखने को मिलता है? पेन देखने को मिलता है, डिस्कम्फर्ट देखने को मिलता है, अल्टर बाउल हैबिट देखने को मिलती है, लेकिन कोई भी स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी नहीं देखने को मिलती। ये है आपकी आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। अब बात करते हैं इसकी ईटियोलॉजी। तो भाई फंक्शनल एबनॉर्मलिटी नहीं है लेकिन साइकोलॉजिकल तो है। जैसे इसके अंदर अब हम बात करते हैं ईटियोलॉजी की। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जैसे स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीजें। उसके बाद बात करते हैं फूड सेंसिटिविटी। सेकेंड इसका कोज हो सकता है फूड सेंसिटिविटी। फूड सेंसिटिविटी जैसे अगर पेशेंट लेता है हाई फैटी डाइट, अगर पेशेंट लेता है अल्कोहल, ठीक है, अगर पेशेंट लेता है अल्कोहल या लेता है हाई फैटी डाइट, ठीक है, अल्कोहल लेता है, हाई फैटी डाइट लेता है, ठीक है, ये सारी चीजें। और ये मोस्टली सीन इन फीमेल्स, ये डिसऑर्डर आपको फीमेल्स के अंदर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। और साथ में ऐसी फीमेल जिनकी हो फैमिली हिस्ट्री, ये भी एक रिस्क फैक्टर बनता है। फैमिली हिस्ट्री भी हो, साथ में यहां पे होता है गट ब्रेन एक्सिस का डिसफंक्शन, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है गट ब्रेन एक्सिस डिसफंक्शन। गट ब्रेन एक्सिस डिसफंक्शन, ठीक है, एक कंडीशन है गट ब्रेन एक्सिस। भाई ब्रेन का और जीआईटी का जो नेटवर्क है उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आ जाना, उसको बोलते हैं गट ब्रेन एक्सिस डिसफंक्शन। तो ये हैं सभी इसके कोजेस। फैमिली हिस्ट्री एंड जेनेटिक्स भी लिख लो साथ में, ठीक है, फैमिली हिस्ट्री एंड जेनेटिक्स, ठीक है, फूड सेंसिटिविटी, एल्कोहल, और उसके साथ में लिख लो सर्टेन फूड्स, कोई भी फूड हो सकता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। जेनेटिक, ओके, ये थी इसकी एटियोलॉजी। अब हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स की। क्लिनिकल फीचर्स यानी साइन एंड सिम्टम्स। कहाँ चला गया ये फीचर? फीचर ही ऊपर पहुंच गया। साइन एंड सिम्टम जैसे डेफिनेशन के अंदर ही मैंने लिखवा दिया था, क्या क्या है? पेशेंट को एब्डोमेन पेन है, डिस्कम्फर्ट है, अल्टर बाउल हैबिट है। सेम क्लिनिकल फीचर्स, अल्टर बाउल हैबिट, एब्डोमेन पेन, एब्डोमेन का डिस्कम्फर्ट, ठीक है, एब्डोमेन डिस्कम्फर्ट, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट डिस्टर्न पेन,
अल्टरन बाउल हैबिट, एब्डोमेन पेन। एब्डोमेन पेन के सामने लिख लो, ज़्यादातर ये देखने को मिलता है लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में। लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट के अंदर पेन देखने को मिलता है। ठीक है, जो ऐसा पेन कि ये पेन इंक्रीज होता है ईटिंग के टाइम पे, जब पेशेंट खाना खाता है। ठीक है, जब पेशेंट खाना खाता है तब इंक्रीज होता है, और ये पेन डिक्रीज होता है डेफिकेशन के बाद। जैसे ही पेशेंट स्टूल पास करता है पेन खत्म हो जाता है। ठीक है, मैंने क्या बताया क्लिनिकल फीचर, 3 क्लिनिकल फीचर है। एक तो बाउल हैबिट अल्टरनेट हो जाती है, कभी डायरिया कभी कॉन्स्टिपेशन, कभी पेशेंट को पेन होता है, एब्डोमेन में डिस्कम्फर्ट होता है। पेन कब कहाँ पे होता है? लेफ्ट लोअर कार्ड, ओ सॉरी लेफ्ट अपर नहीं, लोअर है, सॉरी लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर पेशेंट को पेन होता है। ये पेन इंक्रीज होता है जब पेशेंट खाना खाता है, और डिक्रीज हो जाता है जब पेशेंट स्टूल पास कर देता है। ठीक है, तो ये थे आपके क्लिनिकल फीचर्स। ठीक है, उसके बाद नोजिया, वोमिटिंग, एनोरेक्सिया, ये भी लिख लो। बस बहुत है आपके क्लिनिकल फीचर्स। अब बात हम करते हैं इसके मैनेजमेंट की, कि हम कैसे मैनेज करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं हाउ डू वी मैनेज दिस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम को मैनेज करने के लिए हम सबसे पहले करेंगे सिम्प्टोमेटिक मैनेजमेंट। सिम्प्टोमेटिक मैनेजमेंट जिसके अंदर अगर पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है तो भाई फाइबर के सप्लीमेंट दे देंगे, डायरिया है तो भाई एंटी डायरल ड्रग्स दे देंगे। जैसे अगर पेशेंट को है कॉन्स्टिपेशन तो पेशेंट को क्या दे देंगे? कॉन्स्टिपेशन में हम क्या कॉन्स्टिपेशन में हम क्या देते हैं? फाइबर सप्लीमेंट। पेशेंट को दे देंगे फाइबर सप्लीमेंट, स्टूल सॉफ्टनर, लैक्सेटिव। ठीक है, फाइबर सप्लीमेंट, ठीक है। उसके बाद अगर पेशेंट को है डायरिया, डायरिया में हम दे देंगे एंटी डायरियल ड्रग। जैसे लोपेरामाइड। ठीक है, जैसे लोपेरामाइड। ठीक है, ये सारी ड्रग्स हम दे देंगे। लोपेरामाइड क्या करती है? जीआईटी के मोटिलिटी को, जो जीआईटी की जो मोशन है पैरास्टालिस मूवमेंट उसको स्लो करती है, डिक्रीज करती है। ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं? पेशेंट को पेन है तो हम एंटीस्पाज्मोटिक दे देंगे। फॉर पेन। ठीक है, पेशेंट को और क्या क्या दे देंगे? एनाल्जेसिक्स दे देंगे। ठीक है, एनाल्जेसिक देंगे, पेशेंट को हेल्दी लाइफस्टाइल प्रोवाइड करेंगे। पेशेंट का स्ट्रेस रिडक्शन करवाएंगे। स्ट्रेस रिडक्शन कराएंगे, पेशेंट को बोलेंगे आप हेल्दी फूड खाइए। पेशेंट को बोलेंगे लो जी आप तो हेल्दी फूड खाइए, अच्छा ताज़ा फूड खाइए, जैसे भाई सीजनल वेजिटेबल्स हैं, हाई फाइबर वाला खाना है, घर पे बना हुआ खाना है, बाहर का खाना अवॉइड करो,
जो मैदा है उसको अवॉइड करो, फ्राइड फूड को अवॉइड करो, ठीक है, हाई स्पाइसी डाइट को अवॉइड करो, ये सारा, ठीक है। ज़्यादा ही स्ट्रेस है तो लो एंजियोलाइटिक ड्रग दे दो, ज़्यादा डिप्रेशन है तो एंटी डिप्रेसेंट दे दो, ठीक है। ज़्यादा डिप्रेशन है तो भाई एंटी डिप्रेसेंट ड्रग दे दो, ठीक है। और साथ में रेस्ट्रिक्ट करो, रेस्ट्रिक्ट फूड्स विच कैन प्रोवोक डिजीज कंडीशन, ठीक है। उन खानों को अवॉइड करो जिसकी वजह से डिजीज कंडीशन प्रोवोक हो सकती है, ठीक है। जैसे अल्कोहल हो गया, हाई फैटी डाइट होगी, कुछ ग्रेन्स हो गया, ठीक है। ऐसी हर वो चीज़ जिसकी वजह से ये सारे कंडीशंस प्रोवोक हो पाए, ठीक है। तो ये था आपका मैनेजमेंट खत्म, तो आपकी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम भी हो गया कंप्लीट। थैंक यू।